नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सवाई जयसिंह का योगदान पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय का जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ था। इनका नाम सवाई जयसिंह बाद में रखा गया, अन्यथा इनका मूल नाम विजय सिंह था। 1700 ईस्वी में 12 वर्षीय जयसिंह द्वितीय या सवाई जयसिंह को आमेर राज्य का भार संभालना पड़ा। सवाई जयसिंह को केवल उस वक्त 2000 जात व सवार का मनसब दिया गया था। सवाई जयसिंह ने सर्वप्रथम नरूका सामंतों का दमन कर उन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था कायम की। इसके बाद उसने सैनिक व्यवस्था तथा राज्य की शासन व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए। इस अवधि में उसने अपना विवाह भी कर लिया। अक्टूबर 1701 में वह औरंगजेब की सेवा में बुरहानपुर पहुंच गया। जयसिंह को पहले तो शहजादे बेदार बख्त के साथ पनाला दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया और कुछ दिनों बाद औरंगजेब ने उसको अपने पास बुला लिया और खेलना के दुर्ग को जीतने के काम में लगा दिया। सवाई जयसिंह ने मराठों को काफ़ी परेशान किया और उनकी मोर्चाबंदी को तोड़ दिया। यद्यपि इस काम में उसे अपने अनेक सैनिकों तथा सरदारों से हाथ धोना पड़ा। औरंगजेब उसकी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जयसिंह के मनसब को बढ़ाकर 2000 जात तथा 2000 सवार कर दिया। खेलना अभियान के बाद सवाई जयसिंह को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। जयसिंह ने सफलतापूर्वक मालवा प्रांत की शासन व्यवस्था को चलाया। उसने अपनी प्रशासनिक तथा सैनिक योग्यता का परिचय देकर मुगल व्यवस्था में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया। संघर्ष में बड़े पुत्र मुअज्जम और उससे छोटे आजम के मध्य चला। आजम इस समय दक्षिण में था, जयसिंह भी दक्षिण में था। अतः जयसिंह को विवश होकर आजम का साथ देना पड़ा, जो आगे चलकर उसके लिए अस्थायी तौर पर दुर्भाग्य का कारण बना, क्योंकि उसका छोटा महत्वाकांक्षी भाई विजय सिंह, जो आमेर का शासक बनना चाहता था, उसने उस संघर्ष में मुअज्जम का साथ दिया। 8 जून 1707 को जाजऊ के मैदान पर दोनों भाइयों में निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें आजम परास्त हुआ और युद्ध में मारा गया। यद्यपि युद्ध शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही सवाई जयसिंह मुअज्जम के पक्ष में जा मिला, फिर भी मुअज्जम को उससे असंतोष बना रहा। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। जाजऊ से बहादुर शाह आमेर आया और उसने सवाई जयसिंह को दंडित करने की दृष्टि से उसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। 1708 में विजय सिंह और मुगल फौजदार को परास्त करके सवाई जयसिंह ने उन्हें आमेर खदेड़ दिया और पुनः आमेर के सिंहासन पर सवाई जयसिंह का अधिकार हो गया। बहादुर शाह कामबख्त से निपटकर जब वापस लौटा तो उसे सिखों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसने अनुभव किया कि राजपूतों की सहायता के बिना सिखों को दबाना असंभव है, अतः उसने सवाई जयसिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। इसी बीच 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के उत्तराधिकारी जहांदार शाह तथा बाद में फर्रुखसियर ने भी जयसिंह को मनाने का प्रयास जारी रखा। इस समय मालवा की स्थिति अत्यधिक नाजुक बन चुकी थी। 1713 में सम्राट फर्रुखसियर ने सवाई जयसिंह को 7000 का मनसब प्रदान कर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह ने अफगानों तथा मराठों को दबाए रखा। फर्रुखसियर ने जयसिंह को मालवा से बुलाकर जाटों का दमन करने को कहा। जयसिंह ने रूपराम धाय भाई को मालवा का नायब सूबेदार बनाकर भेज दिया और अपनी तथा शाही सेना के साथ चूड़ामन जाट के विरुद्ध चल पड़ा और चूड़ामन को संधि करने के लिए विवश किया। जब मुहम्मद शाह सम्राट बना तो 1722 में जयसिंह को पुनः जाटों का दमन करने का काम सौंपा गया। चूड़ामन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मोक्कल ने मुगलों का विरोध जारी रखा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से मोहकम का दमन जारी रखा। अंत में मोहकम जोधपुर की तरफ चला गया और जाटों के उपद्रव शांत हो गए। मोहम्मद शाह ने जयसिंह की उपलब्धियों से प्रसन्न होकर उसे राज राजेश्वर
श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। अक्टूबर 1729 को सम्राट मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह मालवा की विषम स्थिति से परिचित था। वह इस समस्या को सैनिक शक्ति के द्वारा हल करने के पक्ष में नहीं था। उसने मौजूदा स्थिति में मराठों और मुगल सरकार के बीच एक ऐसा समझौता करने का प्रयास किया जो मराठा आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ मुगल सम्राट के सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा भी कर सके। मुगल दरबार में कमरुद्दीन खां, सादत खां, निजामुल मुल्क जैसे स्वार्थी सरदारों ने के षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप 1703 को जयसिंह को मालवा वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर मोहम्मद बशंग को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1732 में सवाई जयसिंह को एक बार फिर से तीसरी बार मालवा की सूबेदारी दी गई। जयसिंह ने मालवा में मराठों को रोकने के लिए मेवाड़ राज्य से भी सैनिक सहायता लेने का निश्चय किया और इस संबंध में दोनों के बीच एक समझौता भी हो गया, परंतु इसको कार्यान्वित किया जा सकता उससे पहले ही गुजरात की तरफ से मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ने मालवा में प्रवेश किया और मंदसौर के निकट उन्होंने जयसिंह को चारों तरफ से घेर लिया। विवश होकर जयसिंह को संधि करनी पड़ी। उसको मराठों को 6 लाख रुपए नकद और मालवा के 28 परगनों की वसूली देना स्वीकार करना पड़ा। जयसिंह का बूंदी से भी वास्ता रहा। वह समूचे राजपूताना को अपने प्रभाव में स्थापित करने के साथ साथ अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन को बदचलन ठहरा रहा था। इससे जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनाच्युत करने का निश्चय लिया। जब बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर गया हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जयसिंह ने बादशाह से भी इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। बुद्ध सिंह को अपने पैतृक राज्य से वंचित होना पड़ा। बूंदी का नया शासक जयसिंह पर आश्रित होकर उसके सामंतों की श्रेणी में आ गया। जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन भी आयोजित किया। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों की प्रगति को रोकने में मुगल सरकार की असफलता तथा बूंदी के मामले मराठों के हस्तक्षेप ने राजस्थान के सभी विचारशील राजाओं की आंखें खोल दी। अतः मराठों का सफलतापूर्वक सामना करने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने लगभग सभी राजपूत राजाओं को हुरडा नामक स्थान पर एकत्र करने का आयोजन किया। 16 जुलाई 1734 को सम्मेलन शुरू हुआ। मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि शासक भी सम्मिलित हुए। काफी विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई 1734 ईस्वी को सम्मेलन में उपस्थित सभी राजाओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के अनुसार सभी ने भविष्य में एकता बनाए रखने, एक दूसरे की इज्जत का सम्मान करने, एक राज्य के विद्रोही को दूसरे राज्य द्वारा शरण न देने और वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, परंतु दुर्भाग्यवश जो निर्णय लिए गए उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। 1734 ईस्वी के अंत में मुगल साम्राज्य का बख्शी खाने दौरान सेना सहित दिल्ली से अजमेर आया। रास्ते में सवाई जयसिंह, अभय सिंह, दुर्जन साल आदि राजपूत शासक उसकी सेनाओं के साथ मिल गए और उन्होंने मराठों के विरुद्ध अभियान किया। जब मराठों को इस सेना के आगमन की जानकारी मिली तो उन्होंने शाही सेना की रसद मार्गों को काटकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। 8 दिन तक मराठों ने शाही सेना को घेरे रखा और शाही सेना के लिए आगे पीछे हटना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद मराठे तेजी के साथ कोटा और बूंदी पहुंचे और फिर जयपुर, जोधपुर राज्यों में जा घुसे, जिनकी सुरक्षा का इस समय कोई विशेष प्रबंध न था। मराठों की इस चाल से सभी राजपूत शासक अपनी अपनी सेनाओं सहित खाने दौरान का साथ छोड़कर अपने राज्य की तरफ लौट आए। अंत में सवाई जयसिंह की मध्यस्थता से खाने दौरान और मराठों में समझौता हो गया
जिसके अनुसार खाने दौरान ने बादशाह की ओर से मालवा की चौथ के रूप में 22 लाख रुपए देना स्वीकार किया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और लगभग 2 माह तक दिल्ली में लूट खसोट की। इस अवसर पर सवाई जयसिंह और मराठे मुगल साम्राज्य की मदद के लिए नहीं गए। 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव का देहांत हो गया। उसके उत्तराधिकारी पेशवा बालाजी बाजीराव ने जयसिंह की मध्यस्थता से ही मुगल सरकार से समझौता करने का निश्चय किया और मई 1741 में धौलपुर में सवाई जयसिंह से मुलाकात की। धौलपुर में सवाई जयसिंह और पेशवा के मध्य समझौता हुआ, परंतु मराठों की धनलिप्सा और मराठा सरदारों की लूट खसोट के कारण यह समझौता शीघ्र ही भंग हो गया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिसने मराठा आतंक और उसके विनाशकारी परिणामों का सही अनुमान लगा लिया था और इसको टालने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। सवाई जयसिंह का जोधपुर राज्य के साथ संबंध। जोधपुर के अजीत सिंह के बड़े लड़के अभय सिंह को जोधपुर का राजा स्वीकार किया गया। 1740 में अभय सिंह ने जयसिंह से संधि करके उसे वापस लौटा दिया, परंतु अब वह जयपुर पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। जब जयसिंह को इसकी जानकारी मिली तो उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ जोधपुर राज्य पर पुनः चढ़ाई कर दी। पुष्कर से 11 मील दूर गंगवाणा नामक स्थान पर 11 जून 1741 को दोनों पक्षों में युद्ध लड़ा गया, जिसमें अभय सिंह पराजित हुआ। उदयपुर के महाराणा ने दोनों पक्षों के मध्य बीच बचाव कर जुलाई 1741 में संधि करवा दी। संधि के अनुसार अभय सिंह ने सवाई जयसिंह को 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया। बीकानेर का राज्य जोरावर सिंह को लौटा दिया गया। बखत सिंह को मेड़ता की जागीर दी गई। मराठों के साथ संबंधों के मामले में जयसिंह की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया। इस प्रकार इस समझौते के परिणाम स्वरूप बीकानेर, नागौर, जोधपुर पर सवाई जयसिंह का दबदबा कायम हो गया। महाराणा के साथ उसके संबंध पहले से ही मधुर थे। बूंदी पर उसके दामाद का शासन था और कोटा उसके नेतृत्व स्वीकार कर ही रहा था। जाट नेता बदन सिंह भी उसका अनुयायी था। इस प्रकार सवाई जयसिंह राजस्थान का सर्वोच्च शासक बन गया और 1 सितंबर 1783 में सवाई जयसिंह का देहांत हो गया। सवाई जयसिंह साहित्य रचना या विद्यानुराग में कैसे पारंगत था। जयसिंह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। संस्कृत और फारसी के साथ साथ वह गणित ज्योतिष का भी अच्छा विद्वान था। उसने अनेक विद्वानों को राजाश्रय प्रदान किया। उसने मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद मेहरी को विदेशों से पांडुलिपियों का संग्रह करने के लिए भेजा था। उन्हें गणित और ज्योतिष संबंधी पांडुलिपियां खोज कर लाने को कहा गया ताकि आंकड़ों, ग्रह गणित और यंत्रों को तैयार किया जा सके। 1725 ईस्वी में उसने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा। इसके अलावा उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना की। उसके आश्रित दरबारी विद्वान जगन्नाथ ने उसकी आज्ञा से युक्तिंड नामक विद्वान की सुप्रसिद्ध पुस्तक, रेखागणित से संबंधित पुस्तक सेलेमेंट्स का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इसी प्रकार जगन्नाथ ने पुटेलमी की ख्याति प्राप्त पुस्तक सिद्धांत सम्राट के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। केवल राम ज्योतिषी ने लागोरियम का फ्रेंच में से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा गया। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ ऊकर का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा अन्य अनेक ग्रंथों की भी रचना की। सवाई जयसिंह का स्थापत्य कला को योगदान। सवाई जयसिंह को स्थापत्य कला से भी विशेष लगाव था। प्रारंभ में उसने आमेर में कुछ भवन बनवाए, परंतु जब उसने देखा कि आमेर में भविष्य में विस्तार की संभावना नहीं है तो उसने एक नया नगर बसाने का निश्चित किया। नवंबर 1727 में जयपुर नगर का शिलान्यास किया गया। इस नगर का नक्शा तैयार करने के लिए एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य को आमंत्रित किया गया। इसके पूर्व उसने देश विदेश से अनेक नगरों के नक्शे मंगवाकर नए नगर के बनाने का ढांचा सोच लिया था। विद्याधर की सहायता से उसने चौरस आकार की सीधी सड़कें और गलियों वाली बस्ती बसाना आरंभ किया। इस शहर में जय निवास महल का निर्माण उसी के समय में किया गया था। सवाई जयसिंह की नई राजधानी जयपुर
भारत की सुंदर नगरी बन गई। इस नगर की विभिन्न पर्यटकों और यात्रियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। सवाई जयसिंह ने अपने नगर और अन्य स्थानों पर कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया। ब्रजनाथ मंदिर और आनंद श्री कृष्ण जी का मंदिर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है।